हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है माय यूट्यूब चैनल साइंस युद्ध पर। इस चैनल पर आपको कंप्लीट ऑल प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए साइंस कराई जाएगी, जिसमें आपकी केमिस्ट्री पढ़ाई जाएगी और फिजिक्स और बायोलॉजी पढ़ाई जाएगी। ठीक है, इस चैनल पर आपको कंप्लीट साइंस की पीडीएफ भी उपलब्ध मिलेगी और इसके बाद टॉपिक कंप्लीट होने के बाद आपको एमसीक्यूज कराए जाएंगे, है ना। इसके बाद एमसीक्यूज की आपको पीडीएफ भी उपलब्ध कराई जाएगी। तो इस चैनल पर आपको प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कंप्लीट साइंस का सिलेबस मिलेगा, जिसमें आपकी स्पेशल तौर पर रेलवे और एसएससी, रेलवे में एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी में एसएससी सीजीएल और एमटीएस के लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको साइंस को समझाया जाएगा। तो ज़्यादा समय न लेते हुए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, आज की वीडियो में आपको इंट्रोडक्शन मिलेगा, है ना। साइंस के बारे में इंट्रोडक्शन मिलेगा। साइंस किसे कहते हैं, साइंस के पिता कौन है, साइंस को कितने पार्ट में विभाजित किया गया है। तो ज़्यादा समय न लेते हुए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं। सबसे पहले इसमें आपको साइंस के बारे में थोड़ा बताते हैं। साइंस को हिंदी में विज्ञान कहते हैं। साइंस को हिंदी में क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। ठीक है, विज्ञान का एक विशेष अर्थ होता है। बी का मतलब है विशेष, बी का मतलब क्या होता है, विशेष होता है। और ज्ञान का मतलब ज्ञान, जिस क्षेत्र में आपको विशेष ज्ञान हो उसे विज्ञान कहते हैं। जिस क्षेत्र में आपको विशेष ज्ञान हो उसे विज्ञान कहते हैं। अगर विज्ञान के फादर की बात की जाए, विज्ञान के पिता की बात की जाए, विज्ञान के फादर की बात की जाए तो अरस्तू हैं। कौन है, अरस्तू हैं। ठीक है, विज्ञान के फादर की अगर बात की जाए तो अरस्तू हैं। ठीक, अब विज्ञान की उत्पत्ति की अगर बात की जाए, विज्ञान की उत्पत्ति की बात की जाए तो विज्ञान की जो उत्पत्ति हुई है, विज्ञान की जो उत्पत्ति हुई है वो साइंसिया शब्द से हुई है। किससे हुई है, साइंसिया शब्द से हुई है। साइंसिया शब्द से हुई है। इसका जो मतलब होता है, इसका जो मतलब होता है वो टू नो, क्या होता है, टू नो, यानी इसका मतलब है जानना। साइंस है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, साइंस कहते हैं। ठीक, तो साइंस का जो अर्थ है वो है जानना, है ना। साइंस को हिंदी में विज्ञान कहते हैं। इसका मतलब विशेष ज्ञान होता है। इसके जो फादर हैं वो अरस्तू हैं, है ना। साइंस की उत्पत्ति जो हुई है वो एक साइंसिया शब्द से हुई है। इसका मतलब होता है जानना, टू नो। ठीक है, अब देखते हैं साइंस को कितने पार्ट में बांटा गया है। साइंस को 3 पार्ट में बांटा गया है। साइंस को कितने पार्ट में बांटा गया है, 3 पार्ट में बांटा गया है। मोस्टली आप सभी लोगों को पता होगा कि साइंस को कितने पार्ट में बांटा गया है। साइंस को 3 पार्ट में बांटा गया है। पहली जो आपकी है वो फिजिक्स है। कौन सी है, पहली जो आपकी कौन सी है, फिजिक्स है ना। दूसरी जो आपकी है वो कौन सी है, केमिस्ट्री है। दूसरी जो आपकी है वो कौन सी है, केमिस्ट्री है। इसके बाद जो अगली आपकी है वो कौन सी है, बायोलॉजी है। कौन सी है, बायोलॉजी है ना। फिजिक्स का जो हिंदी में नाम है वो क्या है, भौतिक विज्ञान है। फिजिक्स का जो हिंदी में नाम है भौतिक विज्ञान है। और केमिस्ट्री का जो हिंदी में नाम है वो रसायन विज्ञान है। रसायन विज्ञान है, रसायन विज्ञान है। इसके बाद बायोलॉजी का जो हिंदी में नाम है वो जीव विज्ञान है। बायोलॉजी का जो हिंदी में नाम है वो जीव विज्ञान है। जीव शास्त्र भी इसे कह सकते हैं। ठीक है, तो अब पहले चर्चा करते हैं फिजिक्स पे। ठीक है, तो फिजिक्स की जो उत्पत्ति हुई है, फिजिक्स की वो किससे हुई है, फ्यूजिस से हुई है। किससे हुई है, फ्यूजिस से हुई है ना। फ्यूजिस का जो मतलब होता है वो प्रकृति होता है। क्या होता है, प्रकृति होता है। तो जो विज्ञान की उत्पत्ति हुई है वो फ्यूजिस शब्द से हुई है, जिसका मतलब होता है प्रकृति। तो विज्ञान की ऐसी शाखा जिसमें हम प्रकृति का अध्ययन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, फिजिक्स कहते हैं, भौतिक विज्ञान कहते हैं। अब भौतिक विज्ञान को 2 पार्ट में बांटा गया है। भौतिक विज्ञान को 2 पार्ट में बांटा गया है। एक तो आपकी एशियंट फिजिक्स है। कौन सी है, एक आपकी एशियंट फिजिक्स है, एक आपकी मॉडर्न फिजिक्स है। कौन सी है, एशियंट फिजिक्स है, एक आपकी मॉडर्न फिजिक्स है। ठीक है, एशियंट फिजिक्स को जो हिंदी में कहते हैं, एशियंट फिजिक्स को जो हिंदी में कहते हैं वो कहते हैं प्राचीन भौतिकी। और मॉडर्न फिजिक्स को जो हिंदी में कहते हैं वो कहते हैं आधुनिक भौतिकी। क्या कहते हैं, आधुनिक भौतिकी। आधुनिक भौतिकी कहते हैं।
ठीक है। अब देखिए इनके जो फादर हैं, प्राचीन भौतिकी के जो पिता हैं, प्राचीन भौतिकी के जो पिता हैं वो हैं सर आइजस न्यूटन। कौन है? सर आइजस न्यूटन है। इसके बाद जो आधुनिक भौतिकी के पिता हैं, जो आधुनिक भौतिकी के फादर हैं, है ना, जो आधुनिक भौतिकी के फादर हैं वो कौन है? वो है अल्बर्ट आइंस्टीन। ठीक है। तो फिजिक्स का मतलब है फ्यूजिस से उत्पन्न हुई, इसका मतलब प्रकृति होता है। इसको दो पार्ट में बांटा गया है, एशियंट फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स। एशियंट फिजिक्स को हिंदी में प्राचीन भौतिकी कहते हैं, जिसके जो फादर हैं वो सर आइजस न्यूटन है। इसके बाद मॉडर्न फिजिक्स है, मॉडर्न फिजिक्स को हिंदी में आधुनिक भौतिकी कहते हैं। इनके जो पिता हैं, जो फादर हैं, वो कौन से हैं? अल्बर्ट आइंस्टीन है। ठीक है। तो अब चर्चा करते हैं केमिस्ट्री के बारे में। ठीक है। अब चर्चा जो करते हैं वो केमिस्ट्री के बारे में। केमिस्ट्री की जो उत्पत्ति हुई है, अगर इसकी उत्पत्ति की बात की जाए तो कहाँ से हुई है? केमिया शब्द से हुई है। कहाँ से हुई है? इसकी उत्पत्ति जो हुई है वो केमिया शब्द से हुई है। केमिया शब्द किससे हुई है? केमिया शब्द से हुई है। इसका जो मतलब होता है, केमिया शब्द का जो मतलब होता है ना, काला पदार्थ। क्या होता है? काला पदार्थ। इसका जो मतलब होता है वो काला पदार्थ होता है। ठीक है ना। केमिस्ट्री की जो उत्पत्ति हुई वो कहाँ से हुई? केमिया शब्द से हुई है। इसका जो मतलब होता है काला पदार्थ होता है। तो विज्ञान की ऐसी शाखा जिसमें पदार्थों के रासायनिक गुण और भौतिक गुण है ना का अध्ययन किया जाता है, उसे हम रसायन विज्ञान कहते हैं। ठीक है। केमिस्ट्री में रसायनों का अध्ययन किया जाता है। केमिस्ट्री की जो उत्पत्ति हुई है वो केमिया शब्द से हुई है। इसका मतलब होता है काला पदार्थ। क्या इसका मतलब होता है? काला पदार्थ होता है। इसके अगर फादर की बात की जाए, है ना, इसके पिता की अगर बात की जाए तो कौन है? एंटोनी लेबोसियस। कौन है? एंटोनी लेबोसियस है। इनके अगर फादर की बात की जाए तो कौन है? एंटोनी लेबोसियस। फादर है वो कौन है? एंटोनी लेबोसियस हैं। अब बायोलॉजी को दो पार्ट में बांटा गया है। कौन कौन सी? बायोज प्लस लॉजी। कौन कौन सी में? बायोज प्लस लॉजी। बायोज का मतलब होता है सजीव। क्या होता है? बायोज का मतलब सजीव होता है। लॉजी माने क्या होता है? अध्ययन। क्या होता है? अध्ययन। तो विज्ञान की ऐसी शाखा जिसमें सजीवों का अध्ययन करते हैं उसे हम बायोलॉजी कहते हैं। ठीक है। अब बायोलॉजी के जो फादर की बात की जाए, जो बायोलॉजी के फादर हैं वो कौन है? अरस्तु है। बायोलॉजी के फादर कौन है? अरस्तु हैं। ठीक है। तो ये विज्ञान का इंट्रोडक्शन है, एक बार इसको पुनः देख लीजिएगा, है ना। साइंस को हिंदी में विज्ञान कहते हैं। इसके जो पिता है वो अरस्तु हैं। और साइंस का जो मतलब होता है विशेष ज्ञान। जिस क्षेत्र में आपको विशेष ज्ञान हो उसे साइंस कहते हैं। इसके बाद में विज्ञान की जो उत्पत्ति हुई है वो साइंसिया शब्द से हुई है। किससे हुई है? साइंसिया शब्द से हुई है। इसका मतलब जो होता है वो टूनो होता है, मतलब जानना, है ना। विज्ञान का जो मतलब होता है वो जानना होता है। इसके बाद विज्ञान को तीन पार्ट में बांटा गया है। पहली आपकी फिजिक्स है, दूसरी केमिस्ट्री और अगली आपकी बायोलॉजी है ना। अब फिजिक्स की अगर बात की जाए, फिजिक्स की जो उत्पत्ति है वो फ्यूजिस शब्द से हुई है। इसका मतलब प्रकृति होता है। तो विज्ञान की ऐसी शाखा जिसमें प्रकृति का अध्ययन किया जाता है उसे फिजिक्स कहते हैं, है ना। फिजिक्स को दो भागों में बांटा गया है। एक तो आपकी प्राचीन भौतिकी, एक आपकी आधुनिक भौतिकी। प्राचीन भौतिकी को इंग्लिश में एशियंट फिजिक्स कहते हैं और आधुनिक भौतिकी को इंग्लिश में मॉडर्न फिजिक्स कहते हैं। ठीक है। इनके जो प्राचीन भौतिकी के जो फादर हैं वो सर आइजस न्यूटन है। इसके बाद जो आधुनिक भौतिकी के, तो इनके जो फादर हैं वो अल्बर्ट आइंस्टीन है। आधुनिक फिजिक्स के जो फादर हैं वो कौन है? अल्बर्ट आइंस्टीन है। इसके बाद अब आते हैं केमिस्ट्री को रसायन विज्ञान कहते हैं हिंदी में। और इसकी उत्पत्ति जो हुई है वो केमिया शब्द से हुई है। किससे हुई है? केमिया शब्द से हुई है। और इसका मतलब होता है काला पदार्थ। इसका मतलब क्या होता है? काला पदार्थ। इसका मतलब क्या होता है? काला पदार्थ होता है। अब और इसकी फादर की बात की जाए तो इसके फादर जो है वो एंटोनी लेबोसियस हैं। कौन है? एंटोनी लेबोसियस। तो काला पदार्थ का मतलब हो गया जिसमें केमिकल का अध्ययन किया जाए, जिसमें पदार्थों का अध्ययन किया जाए, उसे क्या कहते हैं? केमिस्ट्री कहते हैं। ठीक है। अब आते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी को दो पार्ट में बांटा गया है, बायोज और लॉजी। कौन कौन से हैं? बायोज और लॉजी, दो पार्ट में बांटा गया है। और बायोज का मतलब होता है सजीव और लॉजी मतलब अध्ययन। तो जिसमें सजीवों का अध्ययन होता है उसे बायोलॉजी कहते हैं, है ना। और इसके फादर तो मैंने आपको बता दिया, फादर इसके कौन है? अरस्तु हैं। जीव विज्ञान के फादर कौन से हैं? अरस्तु हैं। तो ये बेसिक जानकारी थी, ये तो आप लोगों को मोस्टली पता ही होगी। ठीक है। अब इस पर बढ़ते हैं। इसके जो सबसे पहला पार्ट है वो कौन पढ़ेंगे? हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे। इसके बाद फिर पढ़ेंगे आपकी फिजिक्स, फिर पढ़ेंगे आपकी बायोलॉजी। ठीक है। तो क्रम बाई क्रम आपकी वीडियो यूट्यूब पर आती रहेंगी। और आपका सपोर्ट यदि बना रहे तो MCQs और PDF भी आपको फ्री में
प्रोवाइड की जाएगी। टेलीग्राम का लिंक इसमें दे दिया जाएगा, उससे आप PDF और MCQs फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो बहुत अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से साइंस युद्ध पर आपको पढ़ाई साइंस की कराई जाएगी, सेशन भी कराया जाएगा। तो बड़े ही मन और लगन के साथ पढ़िए। कोई सा भी एग्ज़ाम हो, रेलवे का हो, रेलवे NTPC हो, रेलवे ग्रुप D हो, या SSC CGL हो, MTS हो, ने साइंस को लेकर साइंस की पूरी अच्छे तरीके से रेल बनाई जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें किसका अध्ययन करेंगे? सबसे पहले इसमें करेंगे हम केमिस्ट्री का अध्ययन। सबसे पहले किसका करेंगे? हम केमिस्ट्री का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं केमिस्ट्री, जिसे हिंदी में कहते हैं रसायन विज्ञान। क्या कहते हैं? रसायन विज्ञान। ठीक है, हिंदी में क्या कहते हैं? रसायन विज्ञान कहते हैं। और आप लोग केमिस्ट्री के जो फादर हैं वो मैंने आपको बता दिया है। केमिस्ट्री के जो फादर हैं वो है एंटोनी लेबोसियस। केमिस्ट्री के जो फादर हैं वो हैं एंटोनी लेबोसियस। फादर कहो या इनको आप मॉडर्न फादर कह सकते हो। ठीक है, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, ठीक है, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। ठीक है, ये आधुनिक रसायन के हैं पिता। कौन है? एंटोनी लेबोसियस। अब इनका मतलब मैंने आपको बता दिया है। इसका इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो किससे हुई है? केमिया से हुई है। किससे हुई है? केमिया से। इसका मतलब क्या होता है? काला पदार्थ। क्या होता है? काला पदार्थ कह दो या काला मिट्टी कह दो। ठीक है, काला पदार्थ कह दो या काला मिट्टी कह दो। ठीक, तो अब केमिस्ट्री में अध्ययन किसका करेंगे? स्टडी जो करेंगे केमिस्ट्री में किसकी करेंगे? ठीक है, केमिस्ट्री में जो स्टडी करेंगे वो हम करेंगे केमिकल। किसकी करेंगे? केमिकल्स, रसायनों के अध्ययन जो है वो रसायन विज्ञान कहलाता है। ठीक है, केमिकल्स का अध्ययन करेंगे, है ना। रसायन विज्ञान की जो डेफिनेशन है वो कहाँ से निकलती है? विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थों तथा अनेक प्रकार के रासायनिकों और उनके भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्मों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? रसायन विज्ञान कहते हैं। अब बढ़ते हैं इसके थोड़े आगे, बात करते हैं पदार्थ की। जैसे इंग्लिश में कहते हैं सब्सटेंस। क्या कहते हैं? सब्सटेंस। ठीक है, सब्सटेंस कहते हैं, है ना। इसकी डेफिनेशन तो आप लोग जानते होंगे क्या होती है ना। पदार्थ की डेफिनेशन तो आप लोग जानते होंगे क्या होती है। इसकी जो वे वस्तु जो क्या करते हैं? स्थान घेरती हैं, और जिसमें क्या होता है? द्रव्यमान होता है। जिसमें क्या होता है? द्रव्यमान होता है। ठीक है ना। जो स्पेस एक्यूपाइज करती हैं, है ना, जिसमें मास होता है, उसे क्या कहते हैं? सब्सटेंस कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। तो और देखते हैं कुछ थोड़ा नेचर। आपका जो है नेचर है, नेचर में दो चीज़ें हैं आपकी। एक तो आपकी दृश्य है और एक कौन सी है? आदर्श है। एक कौन सी है? एक आपकी दृश्य है और एक कौन सी है? आदर्श, है ना, विजुअल और इनविजिबल। जो दृश्य चीज़ जो दृश्य है उसमें क्या होगा? वो स्थान घेरती होगी। जो दृश्य है उसमें क्या होगा? वो स्थान घेरती होगी और उसमें क्या होगा? द्रव्यमान होगा। ठीक है, तो दृश्य में क्या आता है? पदार्थ आता है। और आदर्श में क्या आता है? एनर्जी आती है। जो आदर्श चीज़ें हैं वो क्या है? एनर्जी है, दिखती नहीं है ना। ऊर्जा है, जिसे कहते हैं एनर्जी, है ना। ऊर्जा है, एनर्जी है। तो नेचर में जो दृश्यमान चीज़ें हैं वो पदार्थ है ना। हम दृश्य चीज़ों का अध्ययन किस में करेंगे? केमिस्ट्री में करेंगे। किस में करेंगे? केमिस्ट्री में करेंगे। जो आदर्श चीज़ें हैं उसका अध्ययन किस में करेंगे? हम भौतिक विज्ञान में करेंगे। किस में करेंगे? हम भौतिक विज्ञान में करेंगे। ठीक है, तो आपने पदार्थ के बारे में समझा। पदार्थ क्या है? जो स्थान घेरता है, जिसमें द्रव्यमान होता है, उसे क्या कहते हैं? हम पदार्थ कहते हैं। इसके बाद में नेचर में दो चीज़ें हैं आपकी। नेचर में कौन सी चीज़ें हैं? दो चीज़ें हैं। एक तो आपकी कौन सी है? दृश्य। एक कौन सी है आपकी? आदर्श है। ठीक है, दृश्य में क्या आता है? दृश्य में आपका पदार्थ आता है जो स्थान घेरता है, जिसमें द्रव्यमान होता है ना। आदर्श में जो चीज़ें हैं वो ऊर्जा है ना। ऊर्जा है। ऊर्जा का अध्ययन किस में करेंगे? भौतिक विज्ञान में करेंगे।
ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। तो अब पदार्थ के बारे में आप समझ गए। अब बढ़ते हैं पदार्थ की अवस्थाएं कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हैं, वो लोग आप जानते होंगे पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हैं। मोस्टली पदार्थ की 5 अवस्थाएं हैं। पहली आपकी ठोस, दूसरी द्रव, तीसरी गैस और लास्ट में आपकी कौन सी है, प्लाज्मा है, एक है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है। तो अब पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में चलते हैं। जुड़े रहिए, बहुत ही मन के साथ और सटीक जानकारी आपको साइंस में मिलेगी। कहीं आपको जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस अच्छे तरीके से पेन कॉपी लेके अपने नोट्स बनाएं, जिससे कि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो। कोई चीज़ अगर यदि समझ में नहीं आती है तो वीडियो को बैक करके देख लें, कोशिश करेंगे आपकी क्लियर आपको कर देंगे। और अगर कोई चीज़ ज़्यादा ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है तो आप कमेंट कर दें, तो उसका हम निदान दोबारा उस पर एक वीडियो बना के दोबारा भेज देंगे आपको। ठीक है। तो अब बढ़ते हैं पदार्थ की अवस्थाएं, है ना। पदार्थ की अवस्थाएं। तो पदार्थ की अगर अवस्थाएं की बात की जाए तो पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हैं? पदार्थ की मोस्टली 5 अवस्थाएं हैं। कौन कौन सी हैं? पदार्थ की मोस्टली 5 अवस्थाएं हैं। पहली आपकी ठोस है, दूसरी आपकी कौन सी है? दूसरी आपकी द्रव है। तीसरी आपकी कौन सी है? तीसरी आपकी कौन सी है? गैस है। चौथी आपकी कौन सी है? प्लाज्मा है। कौन सी है? प्लाज्मा है ना। अगली आपकी कौन सी है? बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। कौन सी है? बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, कंडेंसेट। तो आपकी कितनी अवस्थाएं हैं? 5 अवस्थाएं, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो अब इनका अध्ययन करेंगे। पहले ठोस का अध्ययन करेंगे, फिर द्रव का अध्ययन करेंगे, फिर गैस का अध्ययन करेंगे, फिर प्लाज्मा करेंगे, फिर बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट का अध्ययन करेंगे। ठीक है। तो एक एक के बारे में अच्छे तरीके से ध्यान से समझिए। ठोस को जो इंग्लिश में कहते हैं वो क्या कहते हैं? सॉलिड कहते हैं। ठोस को जो इंग्लिश में कहते हैं वो सॉलिड कहते हैं, है ना। द्रव को जो इंग्लिश में कहते हैं वो क्या कहते हैं? लिक्विड कहते हैं। ठीक है। द्रव को जो इंग्लिश में कहते हैं वो लिक्विड कहते हैं। इसके बाद गैस को क्या कहते हैं? गैस कहते हैं। प्लाज्मा को क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। ठीक है, प्लाज्मा कहते हैं। तो है ना, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट है ना। इसके बाद सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, इनके बारे में बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। तो सॉलिड के बारे में थोड़ा अच्छे से समझते हैं। सॉलिड क्या है देखते हैं इसको। अच्छा करेंगे ठोस पर, इंग्लिश में कहते हैं सॉलिड। जो ठोस अवस्था होती है वो उसमें क्या होता है? जो पदार्थ के अणु होते हैं, ठोस अवस्था में जो पदार्थ के अणु होते हैं वो कैसे होते हैं? बहुत पास। कैसे होते हैं? बहुत पास। अणु जो होते हैं वो कैसे होते हैं? बहुत पास होते हैं। ठीक है। ठोस अवस्था में जो पदार्थ के अणु होते हैं वो कैसे होते हैं? बहुत पास। क्यों पास होते हैं? क्योंकि इनमें जो अंतरा आणविक बल है, इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होता है वो बहुत प्रबल होता है। इसमें क्या होता है? अंतरा आणविक बल, है ना। इंग्लिश में है इंटर मोलिकुलर फोर्स, है ना। इनमें जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, बहुत प्रबल होता है, जिससे जो अणु हैं वो आपस में बहुत बंधे रहते हैं। इसमें जो अणु जो हैं वो आपस में अंतरा आणविक बल के कारण कैसे रहते हैं? आपस में चिपके रहते हैं, बंधे रहते हैं। ठीक है। तो ठोस में क्या है? ठोस के अणु कैसे होते हैं? बहुत पास होते हैं। क्यों पास होते हैं? क्योंकि इनमें क्या उपस्थित होता है? इनमें उपस्थित होता है इंटरमोलिकुलर फोर्स, अंतरा आणविक बल उपस्थित होता है। और अंतरा आणविक बल क्या करता है? जो अणु होते हैं उनको बहुत पास चिपकाए रखता है अपने आकर्षण बल के कारण। ठीक है। तो इसके बाद में और इसमें क्या होता है? ठोस में ठोस का जो आकार होता है वो निश्चित होता है। ठोस का क्या होता है? आकार कैसा होता है? आकार जो होता है वो निश्चित होता है। ठीक है। ठोस का आकार जो होता है वो निश्चित होता है। इसके बाद में जो ठोस का आयतन होता है, ठोस का जो आयतन होता है, आयतन भी कैसा होता है? आयतन भी कैसा होता है? निश्चित होता है। ठीक है। ठोस का आकार निश्चित होता है, ठोस का आयतन निश्चित होता है। ठोस के जो अणु होते हैं वो कैसे होते हैं? बहुत पास होते हैं। ठीक है। तो अब पास क्यों होते हैं ये बता दिया, क्योंकि अंतरा आणविक बल इसमें इनके अणुओं में अंतरा आणविक बल उपस्थित होता है। ठीक है। तो ये आपकी थी ठोस अवस्था, है ना। इसके बाद अगली आपकी कौन सी है? अगली आपकी द्रव अवस्था है ना। द्रव अवस्था, द्रव को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लिक्विड कहते हैं। तो अब देखते हैं इसकी पदार्थ की नेक्स्ट अवस्था के बारे में, जो कौन सी है? द्रव अवस्था। ठीक। अगली कौन सी आपकी है? द्रव अवस्था है
है ना। अब द्रव के बारे में अध्ययन करते हैं, जैसे इंग्लिश में कहते हैं लिक्विड, क्या कहते हैं, लिक्विड कहते हैं, ठीक। इसका अध्ययन करते हैं, जो इसमें जो अणु होते हैं, द्रव के जो अणु होते हैं वो कैसे होते हैं, ठोस की अपेक्षा थोड़े दूर दूर होते हैं। द्रव में जो अणु होते हैं वो ठोस की अपेक्षा थोड़े दूर दूर होते हैं, ठीक है। तो क्या वजह है यहाँ पे, ठोस की अपेक्षा थोड़े दूर दूर होते हैं, ठीक है, दूर दूर होते हैं, यानी ठोस की अपेक्षा जो अणु होते हैं वो दूर दूर होते हैं। और इसमें जो अंतराण्विक बल होता है वो ठोस की अपेक्षा कम होता है। इसमें जो अंतराण्विक बल होता है, अंतराण्विक बल जो होता है वो कैसा होता है, कम होता है। कैसा होता है, कम होता है, ठीक है, क्योंकि अणु इसके दूर दूर होते हैं तो अंतराण्विक बल कैसा होगा, कम होगा। इसके बाद में इसके अगर आकार की बात की जाए, द्रव अवस्था के आकार की बात की जाए तो इसका जो आकार होता है वो अनिश्चित होता है। अनिश्चित इसलिए होता है क्योंकि द्रव को आप किसी भी पात्र में डाल दो तो वो उसी पात्र का आकार ले लेता है ना। गिलास में डाल दो तो गिलास का आकार ले लेता है ना। आप किसी थाली में डाल दो, थाली का आकार ले लेगा, है ना। इस द्रव को जिसमें आप डालोगे उसी का आकार ग्रहण कर लेता है। तो इसका आकार जो है वो कैसा है, अनिश्चित है। कैसा है, अनिश्चित। यहाँ लिख लो, आकार जो इसका है, आकार है वो कैसा है, वो है अनिश्चित। कैसा है, अनिश्चित है, ठीक है। द्रव का जो आकार है वो अनिश्चित होता है। इसके बाद में जो इसका जो आयतन होता है, द्रव का जो आयतन होता है वो आयतन कैसा होता है, निश्चित होता है। कैसा होता है, निश्चित होता है ना। क्यों निश्चित होता है, क्योंकि यदि आप 100 ml पानी को किसी गिलास में डालोगे तो गिलास का आकार ले लेगा, है ना। आयतन जो है वो क्या है, 100 ml है। इसके बाद अगर उसको आप किसी थाली में डालोगे तो वो थाली का आकार ले लेगा, यानी पहले वो गिलास के आकार में था, अब वो किसके आकार में हो गया, थाली के आकार में हो गया। लेकिन जो आयतन है 100 ml वो तो चेंज नहीं हुआ है। तो इसका जो आयतन है वो निश्चित रहता है, वो बदलता नहीं है। और इसके बाद जो आकार होता है, वो क्या होता है, वो अनिश्चित होता है, ठीक है ना। जो साइज होता है वो अनिश्चित होता है, जो वॉल्यूम होता है वो कैसा होता है, निश्चित होता है। तो ये आपकी है ना द्रव अवस्था के बारे में। और अंतराण्विक बल इसमें ठोस की अपेक्षा कैसा होता है, बहुत कम होता है। तो ये आपकी कौन सी अवस्था हो गई है, द्रव अवस्था हो गई है। पदार्थ की ये आपकी दूसरी अवस्था हो गई है, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अगली कौन सी आपकी गैस अवस्था है, अगली कौन सी आपकी है, गैस अवस्था है ना। इन अवस्थाओं के बारे में ज़्यादातर स्टूडेंटों को पता होता है ना, बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि ये आपको बहुत बेसिक तरीके से 9th और 10th में पढ़ाई जाती हैं ना। तो इसके बारे में मोस्टली प्रत्येक बच्चे को पता होगा, है ना। फिर भी हम इसको बहुत जीरो से लेके चल रहे हैं, है ना, यानी बॉटम टू टॉप आपको ले जाएंगे, है ना। तो पता तो प्रत्येक स्टूडेंट को है हर चीज़ के बारे में, लेकिन तब भी वो एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते हैं, है ना। फिर भी आप कोशिश करिएगा नोट्स बनाने की, नोट्स बनाइए, नहीं तो आप इसकी स्क्रीनशॉट लेते रहें, ठीक है। तो अगली कौन सी अवस्था है, अगली जो आपकी अवस्था है वो गैस अवस्था है। कौन सी आपकी अगली, गैस अवस्था है ना। गैस अवस्था के बारे में यदि आप पढ़ोगे तो क्या पढ़ोगे बताइए। गैस के जो अणु होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं। कैसे होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं, है ना। तो यहाँ लिख दो, जो गैस के अणु हैं वो कैसे हैं, बहुत दूर दूर हैं, बहुत दूर दूर हैं। गैस के जो अणु हैं वो कैसे हैं, बहुत दूर दूर होते हैं। इसके बाद में और इसमें जो अंतराण्विक बल की बात की जाए, इसमें जो अंतराण्विक बल की बात की जाए वो कैसा होता है, बहुत कम होता है, यानी शून्य के बराबर होता है, नगण्य के बराबर होता है। अंतराण्विक बल की बात की जाए, अंतराण्विक बल की बात की जाए वो कैसा होता है, बहुत शून्य के बराबर होता है ना, शून्य के बराबर होता है ना। अंतराण्विक बल की बात की जाए जो कैसा होता है, बहुत शून्य के बराबर होता है। और इसमें जो क्या होता है, इसका जो आकार होता है, इसका जो साइज होता है, आकार होता है, आकार भी कैसा होता है, अनिश्चित होता है। कैसा होता है, अनिश्चित होता है ना। और इसका जो आयतन होता है, आयतन भी कैसा होता है, आयतन जो होता है इसका वो कैसा होता है, आयतन भी कैसा होता है, अनिश्चित होता है। कैसा होता है, अनिश्चित होता है, ठीक है ना। इसका आकार फिक्स है, ना इसका आयतन फिक्स है। तो और इसका जो अंतराण्विक बल है वो कैसा, बहुत कम है, यानी नगण्य या शून्य के बराबर है, क्योंकि जो इसके अणु होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं। तो आज के इंट्रोडक्शन के लिए इतना ही काफ़ी। आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लाज्मा और बोस्ट-आइंस्टीन की अवस्थाओं के बारे में चर्चा करेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो पे कमेंट और लाइक ज़रूर करें, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।